तो देखो ज्योग्राफी में है ना, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है, अरे नैना कल क्लास नहीं आई, कहाँ थी? हॉस्पिटल चली गई? क्या हो गया था? अच्छा, मौसी को बाबू हुआ, तब तो खुशी का बात है ना। बहुत अच्छी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो देखो, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स used in making life comfortable in our villages and towns? List the items and name the material used in their making। है ना, बताओ यशोधन, कोई ऐसा आइटम बताओ जिसके चलते तुम्हारा लाइफ कंफर्टेबल हो गया है। हाँ, कंफर्टेबल, थोड़ा तुमको आराम महसूस हो रहा है लाइफ में। हाँ, एसी, एसी से है ना, फैन है कि नहीं? देखो तो जरा फैन देखो, एसी देखो, देखो तो फैन कैसे कैसे बना, क्या क्या मटेरियल लगा है फैन बनाने में? आयरन, और क्या यूज हुआ होगा? कॉपर, कॉपर का वायर भी होगा अंदर, और क्या होगा? है ना, फाइबर, वो फाइबर भी है उसमें, प्लास्टिक है कि नहीं? उसमें मोटर में मैग्नेट भी होगा। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट आइटम यूज हुआ इस फैन को बनाने के लिए। वैसे ही देखो ये एसी, एसी को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है? प्लास्टिक यूज हुआ है, फाइबर, क्या? अब वो फैन, उसके अंदर फैन होता है, वो भी मेटल या प्लास्टिक का होगा। और क्या इसके अंदर? कॉपर का ट्यूब्स होता है इसके अंदर, जिसमें कूलेंट फ्लो करता है। तभी ना वो कॉपर का ट्यूब बहुत ठंडा हो जाता है जब कूलेंट फ्लो करता है तो, और जब उसके थ्रू एयर पास करता है तो वो एयर भी बहुत बहुत ठंडा हो जाता है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है फिर वो ठंडा ठंडा हवा लगता है। तो और क्या यूज हुआ है उसमें? है ना, उसमें कॉपर का वायर सब भी यूज हुआ होगा ना। तो ऐसा बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में, है ना। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है। तो वो सब किसकी तरह एक्ट कर रहा है हमारे लिए? रिसोर्सेज। दे आर एक्टिंग एज रिसोर्सेज, है ना। मोबाइल फोन रिसोर्स है कि नहीं है? ट्यूबलाइट रिसोर्स है कि नहीं है? आप जिस बिल्डिंग में क्लास कर रहे हो, ये बिल्डिंग आपके लिए रिसोर्स की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप रोड पे चल के आ रहे हो कोचिंग तक, वो रोड रिसोर्स की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, रिसोर्सेज का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में डालो इसको। रिसोर्सेज क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। एवरीथिंग, है ना। सुशांत इधर ध्यान रखो, कहां खो जाते हो? इधर ध्यान रखो। बुक कहाँ है तुम्हारा? तो तुम्हारा बुक कहाँ है? नहीं लाए हैं? हाँ? अरे तो देखना था ना, बोले थे ना ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री में तो थोड़ा सा बच्चा कभी भी पढ़ा देंगे, वर्ल्ड वॉर 1 तक आपको पहुंचा ही दिया था, हिस्ट्री खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। समझ में आ रहा है ना? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource, है ना। everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, है ना, जिससे आपका नीड्स, आपका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। आपको गर्मी लग रहा है, फैन चला दे रहे हो, एसी चला दे रहे हो। समझ में आ रहा है ना? आपको कहीं भी जाना है एक जगह से दूसरी जगह, आप रोड्स को यूज कर रहे हो, व्हीकल्स को यूज कर रहे हो, है कि नहीं? तो ये सब रिसोर्स है। हाँ, लेकिन रिसोर्स, किसी भी चीज को रिसोर्स हम लोग कब बोल सकते हैं? उसका कुछ कंडीशन दे रखा है। क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए? उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? और क्या? इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, है ना। मतलब जैसे ये जो फैन है, फैन हमें हवा दे रहा है ना, तो ये फैन के टेक्नोलॉजी को हम लोग समझ चुके हैं, है ना। ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, हमें पता चल चुका है कि मोटर कैसे फंक्शन करता है ना। तो उसका टेक्नोलॉजी हमें पता चल चुका है, उस मोटर को हम लोग फैन में यूज कर रहे हैं, तो वो फैन फंक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? रिसोर्सेस को इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे वाटर रिसोर्स है कि नहीं? वाटर रिसोर्स है,
लेकिन क्या इंडिया में हम लोग ओशन वाटर को यूज करते हैं उससे ड्रिंकिंग वाटर निकालने को? क्या ओशन के वाटर को यूज करते हैं हम लोग? नहीं। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारा रिवर है ना, यहाँ पे अच्छा खासा बारिश होता है, काफी सारा रिजर्वॉयर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, तो हम लोग वो वाटर को यूज कर लेते हैं। ओशन के वाटर को यूज करके हम लोग उससे पीने वाला पानी में उसको कन्वर्ट क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। दैट इज अ हाईली कॉस्टली प्रोसेस, है ना। जो डिसैलिनेशन प्लांट्स होता है, जो ओशन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है, वो काफी कॉस्टली होता है। तो इंडिया में हम लोग वो यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें बहुत चीप सोर्सेस से प्योर वाटर मिल जा रहा है ना, लेक से, पॉन्ड से, ग्राउंड वाटर हमारे पास बहुत सारा है, रिवर्स है इतना सारा, हमने इतना सारा रिजर्वॉयर क्रिएट करके रखा। रिजर्वॉयर जान रहे हो ना? रिजर्वॉयर क्या होता है? अच्छा, वाटर को स्टोर करते हैं, है ना। जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ये दो माउंटेन है और ये मान लो माउंटेन के बीच में से रिवर जा रहा था, आपने यहाँ पे डैम क्रिएट कर दिया, तो डैम के पीछे क्या स्टोर हो जाएगा? बहुत सारा वाटर स्टोर हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं रिजर्वॉयर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा बहुत सारा रिजर्वॉयर इंडिया में है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग वो डिसैलिनेशन प्लांट्स नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप चले जाओ सऊदी अरेबिया, चले जाओ, उनके पास अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, या वहां पे बहुत बारिश नहीं होती है, डेजर्ट वाला एरिया है, और उनके पास रुपए का कमी नहीं है। पूरा तेल बेच बेच के रुपए पा रहे हैं सब। क्रूड ऑयल सेल कर रहे हैं ना, ब्लैक गोल्ड। क्रूड ऑयल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। दे आर सेलिंग ब्लैक गोल्ड एंड अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। इसलिए वो डिसैलिनेशन प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना? तो रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, रिसोर्सेज और क्या होना चाहिए? कल्चरली एक्सेप्टेबल, है ना। मतलब वो कल्चर उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। जैसे आप देख लो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन भी रिसोर्स है, लेकिन क्या उसको कोई एक्सेप्ट कर रहा है क्या? नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं कि दुनिया में जितना भी न्यूक्लियर वेपन है वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि बाई चांस अगर गलती से भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया तो पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दे आर नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा है ना? तो उनको रिसोर्स नहीं बोलेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो ये पूरा रिसोर्स का डेफिनेशन देखा हो, ये पूरा पैराग्राफ आपको याद हो जाना चाहिए। What is a resource? तो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided, तीन कंडीशन है। पहला, it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। देखो वापस से रीड कर रहा हूं। The process of transformation of things, चीजों को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। तो नेचर में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस रिलेशनशिप के चलते हो पा रहा है? दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे मैंने बोला, एक फैन का एग्जांपल हमने लिया। फैन रिसोर्स है या नहीं हमारे लिए? रिसोर्स है। आपको देखो गर्मी में आपको हवा प्रोवाइड करता है, बढ़िया एकदम अच्छा लगता है फैन के नीचे, है कि नहीं? तो ये जो फैन है, क्या नेचर में डायरेक्ट हमें फैन मिलता है क्या? किसी पेड़ पर फैन उगता है? किसी पेड़ पे फैन नहीं उगता है। हाँ, लेकिन नेचर में वो सारा मटेरियल प्रेजेंट है। उस मटेरियल को यूज करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग उसको फैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो पा रहा है? तीन चीजों के चलते। एक तो हमें सामान कहां से मिल रहा है? नेचर से। और हम लोग उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, है ना। और उस रिसोर्सेस को सेल करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? मार्केट। तो मार्केट एक तरह का एक इंस्टीट्यूशन है ना। जैसे हमने नेचर के चीजों को यूज करके हमने फैन बनाया,
अब वो फैन हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, लोग वहां जाके उसको खरीद रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो मार्केट इज एक्टिंग एज इंस्टीट्यूशन। तो समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी रिसोर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तीन चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं और चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, है ना? जैसे वेरियस इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट बॉडी भी इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करता है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी तो काफी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। जैसे आप देखो अभी मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है ना, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है ना अभी, है ना? वो जो अमेरिका और ईरान वाला जो वॉर है, अभी सीज फायर चल रहा है, अभी दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे। लेकिन आप देखो वो जब वॉर अपने एक्सट्रीम पे था तो एलपीजी सिलेंडर्स का शॉर्टेज हुआ था कि नहीं? और अभी भी है थोड़ा बहुत, है कि नहीं? अब किसको कितना एलपीजी मिलेगा, एलपीजी रिसोर्स है, किसको कितना एलपीजी मिलेगा, कौन कितना सिलेंडर ले सकता है, इस चीज को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है कि नहीं? वही इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है ना? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है ना। आप आज बुकिंग किए तो आप 26 दिन के बाद ही बुकिंग कर सकते हो, उसके पहले बुकिंग नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो वही लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. इसको ब्रैकेट में डालो, ये पहला वाला भी ब्रैकेट में डाल लिए थे ना, उसको भी ब्रैकेट में डाल लेना। इसके पहले जो रीड किया था हमने, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे नेचर में जो भी चीज प्रेजेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन रिसोर्स में कैसे हो पा रहा है? तीन चीजों के बदौलत, दैट इज नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। और देखो ये बगल में डायग्राम भी यहां बना हुआ है ना, फिगर 1.1 है ना। नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं और इन तीनों के सेंटर में कौन है? ह्यूमन बींग्स। मतलब इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है वो किसके चलते हो पा रहा है? ह्यूमन बींग्स। तो वही ये लाइन यहां पे लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, नेचर के डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज करके हम लोग नया नया रिसोर्स क्रिएट करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? और जिसके चलते क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना। और इसमें इंस्टीट्यूशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है। इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? उन रिसोर्सेज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है ना सबको? बहुत अच्छे। तो अगर ये ट्रायंगल आ गया एग्जाम में, जो यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है ये, है ना, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे आप देखो, एक पे टेक्नोलॉजी लिखा है, एक पे फिजिकल एनवायरनमेंट लिखा है, एक पे इंस्टीट्यूशन लिखा है, बीच में ह्यूमन बींग्स लिखा है। आपको बोलेगा एक्सप्लेन दिस। तो ये जो पूरा पैराग्राफ, दूसरा वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा, वो लिख क्या जाना आप? ये 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इन तीनों की मदद से हम लोग चीजों को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। और दूसरा, ह्यूमन बींग्स इन सब के सेंटर में, वो रिलेशनशिप तीनों के बीच में किसके चलते स्टैब्लिश हो पा रहा है? ह्यूमन बींग्स के चलते। ह्यूमन बींग्स एट द सेंटर इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देना ये दोनों पॉइंट्स लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर as is assumed by many? आपको क्या लगता है कि ये रिसोर्सेज फ्री है? नेचर हमें फ्री में दे रहा है, हम लोग जितना मन करे उतना यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। अगर हम लोग, है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं यूज करेंगे, है ना, रैंडम तरीके से जितना मन में आ रहा है उतना रिसोर्सेज यूज करने लगेंगे, तो काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। जैसे कई सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। आप देखो, अर्थ पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ चुका है ना। हमें क्या देखने को मिल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है कि नहीं?
डेवलपमेंट के नाम पे देखो थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज को कट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? और हमें लग रहा है कि वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज कट हो जा रहा है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फॉरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प कर रहा है ना। अगर आप ढेर सारा ट्री कट करते जाओगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा, है ना। ये अर्थ पे ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगा ना ये सब इवॉल्व होने में, क्रिएट होने में। तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, हर चीज एक बैलेंस में फंक्शन कर रहा है। तो अगर हम लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगेंगे तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उसके चलते आज देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जानते हो ना, है ना, कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई नहीं रहता है ना, वहां पे बर्फ जमा हुआ है ना, बहुत ठंड है वहां। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल बन चुका है। अब वो ओजोन होल धीरे धीरे हील हो रहा है, लेकिन वो ओजोन होल क्रिएट हो गया था ना। ओजोन होल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है ना ओजोन लेयर है, जान रहे हो ना? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है? यूवी रेस से बचाता है कि नहीं? है ना। ये अर्थ है ना, अर्थ पे लगभग ये 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाओगे, है ना, ये ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के बॉटम लेयर में, है ना, यहां पर प्रेजेंट है क्या? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर हमें किससे बचा रहा है? हार्मफुल यूवी रेस, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है। अल्ट्रावायलेट रेस का एनर्जी ज्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट रेस का एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब इतना उनका एनर्जी होता है कि वो हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है ना। जैसे जो विजिबल लाइट है, सन से विजिबल लाइट भी आ रहा है कि नहीं? जैसे वो विजिबल लाइट क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनमें भी एनर्जी है, विजिबल लाइट में भी एनर्जी है, लेकिन इतना एनर्जी नहीं है कि वो हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सके। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी है कि वो हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है। तो हमारे ये स्किन का जो सेल है, आपने पढ़ा है, हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस किसको स्टोर करता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना ऋषु? न्यूक्लियस किसको स्टोर करता है? रो क्यों रहे हो? सुबह सुबह रो रहे हो, क्या हो गया? बताओ, दुख दर्द बांटो, है ना, पूरा क्लास वाला हेल्प करेगा तुम्हारा। राजंस, क्यों तुम्हारा दोस्त रो रहा है आज सुबह सुबह? संडे को क्लास बुला लेंगे तो रोने लगोगे तुम? नर्सरी में हो तुम? एलकेजी यूकेजी का बच्चा रोने लगता है संडे को क्लास करने में, तुम क्यों रो रहे हो? रोना नहीं, पानी पिला उसको, नहीं फिर भी लो एक बार। क्या बता रहा था अभी आपको, है ना? तो आप देखो, हमारा जो स्किन का सेल है, हर एक सेल में न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या स्टोर्ड है? डीएनए। तो जब वो यूवी रेज आएगा, वो डीएनए से टकराएगा और डीएनए का मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाएगा, तो उसी को बोला जाता है म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन। मतलब आप म्यूटेंट बन जाओगे। आपको क्या लग रहा है? आप हल्क बन जाओगे? आपको क्या लग रहा है कि आप वुल्वरीन बन जाओगे या साइक्लॉप्स बन जाओगे? नहीं, आपका डीएनए अगर म्यूटेट कर गया तो ऐसा मतलब होता है, कई म्यूटेशन अच्छा भी होता है, लेकिन अगर इस तरीके से इतना सडन म्यूटेशन हो जाए, बहुत सारा डीएनए का मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाए यूवी रेस के चलते, तो आपका डीएनए करप्ट हो गया ना। अब वो ऐसा प्रोटीन बनाने लगेगा कि जिसका हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर उससे कैंसर वैंसर हो सकता है आदमी को। समझ में आ रहा है ना? स्किन कैंसर या रेटिना खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आईज में इंटर कर गया यूवी रेस, तो है कि नहीं? तो देखो, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या हमारे लिए अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज आर नॉट फ्री, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। आप देखो, बहुत सारा रिसोर्सेज जो आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है, वो सब ह्यूमन एक्टिविटी से क्रिएट हो रखा है। आप जिस डेस्क पे बैठे हो, बेंच या डेस्क को आप यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, इसको किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया। वुड नेचर से मिला,
लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया? ह्यूमन ने। ये फैन किसने क्रिएट किया? ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट किसने बनाया? एयर कंडीशनर किसने बनाया? जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, इस बिल्डिंग को किसने बनाया? यानी ह्यूमन एक्टिविटी के इस ह्यूमन एक्टिविटीज ने वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट किया है नेचर के मटेरियल को यूज करके। समझ में आ रहा है ना? ह्यूमन बी रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है कि नहीं? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स भी खुद में एक रिसोर्स है। ह्यूमन बींग एक ऐसा रिसोर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है ना? आपसे एग्जाम में पूछेगा एक्सप्लेन ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर रिसोर्स, तो देखो उसका आंसर यहां लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स because they transform material available in our environment into resources and use them। इस पूरे को ब्रैकेट में डालो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा एक्सप्लेन ह्यूमन बींग्स एक्ट्स एज रिसोर्स, तो ये लिख कर आ जाना क्या? ह्यूमन बींग्स themselves are essential components of resources because they transform material available in our environment into resources and use them। ह्यूमन बींग्स खुद में एक रिसोर्स है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारे नेचर में, एनवायरमेंट में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको यूज करके नया नया रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, है कि नहीं? अब देखो ये रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। अब यहां पर जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ना, इनको पहले डिटेल में पढ़ना होता था, अब आपको बस नाम याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो अब बस याद कर लो रिसोर्सेज को। देखो हमने कैसे क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, on the basis of origin, that is biotic and abiotic resources। biotic means living resources, abiotic means non living resources। बताओ living resources का एग्जांपल बताओ आप, है ना? जो हमें, जैसे जो हमें मीट मिल रहा है, जो मीट कंज्यूम कर रहे हैं ह्यूमंस, तो वो कहां से आ रहा है? लिविंग बीइंग से आ रहा है, दैट इज बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल बताओ, है ना? एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सब क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये मतलब रिसोर्सेज खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी there are two types of resources, renewable and non renewable। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो खुद को रिन्यू कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? सोलर एनर्जी, सनलाइट, विंड एनर्जी। हाँ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वो खुद को बार बार रिन्यू कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? क्रूड ऑयल या कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है ना? वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखो कौन कौन सा रिसोर्स है? इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल क्या होगा? जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे आपका बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, जो आपके घर में जो भी चीज अवेलेबल है, वो सब इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो सब आपका अपना रिसोर्स है। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स क्या हो गया? जैसे पार्क हो गया, हाँ, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या जो पार्क है ना, जो पूरे पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, जो पूरे कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है? नेशनल रिसोर्स का एग्जांपल क्या हो गया? जो पूरे नेशन के लोग यूज कर रहे हैं, जैसे रिवर्स, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, है ना? एरोप्लेन पूरे नेशन के लोग यूज कर रहे हैं, रेलवेज पूरे नेशन के लोग यूज कर रहे हैं, और इंडियंस तो गजब यूज कर रहे हैं रेलवे को, है ना? कभी भी आप टिकट बुक करने जाओ,
नहीं मिलेगा आपको टिकट। रेलवे का आप टिकट बुक करो, है ना, कभी मिलता है, फिर भी पता नहीं सुनने को मिलता है कि रेलवे घाटा में चल रहा है। ये कैसा घाटा है भाई, है ना समझ में आ रहा है ना। अब आजकल तो ये कंडीशन हो चुका है, जो स्लीपर बोगीज है, अब बाकी का इंडिया का मुझे नहीं पता, हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार का थोड़ा बहुत आइडिया है। अब स्लीपर बोगी में चढ़ जाओ तो जनरल बोगी की तरह हो चुका है आज, समझ में आ रहा है ना। आप रिजर्वेशन करके जाओ अपना, आप अपना टिकट ले लो, लेकिन आपके सीट पे और भी 4 लोग बैठा रहेगा। अब उसमें आप किसी तरह एडजस्ट करो 5वां, समझ में आ रहा है ना। आप लड़ाई कर लोगे, मत करना लड़ाई, इस बात को समझो। देखो इसलिए मत करना ना लड़ाई, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। गवर्नमेंट भी क्या करेगा बताओ, पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है। अब जैसे मैं खुद ही स्कूटी चलाता हूँ रोड पे, तो है ना, पहले जब मैं थोड़ा सा यंग हुआ करता था, अब तो बुढ़ापा स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है। तो पहले जब मैं यंग हुआ करता था तो गुस्सा जाता था, उल्टा सीधा कोई चलाता था गाड़ी, तो अब मैं चलाता हूँ, कोई सामने से आ गया उल्टा सीधा कुछ गलती ओवरटेक कर दिया, है ना, नहीं गुस्सा आता, मैं समझ जाता हूँ अब रोड उतना ही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रखा है, सबको इस पे चलना है, आगे बस धक्का उक्का नहीं मारो, बाकी जैसे निकलना है निकल लो, है ना, गुस्साना नहीं है ये सब पे। अब तुरंत सोच लेना ना कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना। क्या, हाँ, तो ये सब नेशनल रिसोर्सेज है, समझ गए ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब कोई भी कंट्री यूज कर सकता है, आपको बस उनको एक परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे जो ओशंस है ना, जो ओशन है, ओशन तो किसी एक कंट्री का है नहीं। अब मान लो ओशन के अंदर रिसोर्सेज मिला, उसका भी कोई मतलब, है ना, जैसे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होता है ना, वैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होगा। आपको वहां पे जाके बस परमिशन लेना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज को हमें एक्सप्लॉइट करना है या यूज करना है, आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे एक वन ऑफ द फेमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस का आप नेम सुने हो ना, ये वन ऑफ द फेमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हो सकता है उनसे जाके परमिशन लेना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज समझ गए ना, जैसे ओशंस आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वो किसी एक कंट्री का नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 4 टाइप का रिसोर्सेस होता है, दैट इज फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्स, सेकंड डेवलप्ड रिसोर्स, थर्ड इज स्टॉक एंड फोर्थ इज रिजर्व्स। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक मिनट, है ना। पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होता है ना, अब ये देखो पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होता है। देखो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अब ये लिखो ना, कॉपी में लिख लो इसको, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये 4 रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। लिखो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, लिखो जल्दी। पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसमें लिखो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन but have not been utilized. Resources which are found in a region but have not been utilized, but have not been utilized. Resources which are found in a region but have not been utilized.
देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल है एक ऐसा रिसोर्स जो कि प्रेजेंट है, किसी रीजन में वो रिसोर्स प्रेजेंट है और उसका टेक्नोलॉजी भी उसका टेक्नोलॉजी भी हमें आता है कि किस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वो टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, यहां देखो दे रखा है, जैसे राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट है वहां पे गजब का विंड फ्लो होता है और बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी भी है। तो हम लोग कुछ यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वहां पे, लेकिन जिस मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हैं वैसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो वो पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में लिखो राजस्थान एंड गुजरात have enormous potential. Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy. Rajasthan and Gujarat have enormous potential. Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy. For the development of wind and solar energy, for the development of wind and solar energy, comma, but so far these have not been developed properly. But so far these have not been developed properly. But so far these have not been developed properly, है ना, मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, जिसका टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन वो प्रॉपरली अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट लिखो आप लोग डेवलप्ड रिसोर्स। सेकंड लिखो डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्या पता कि असर्शन रीजन में कुछ पूछ दे क्वेश्चन। डेवलप्ड रिसोर्सेज, इसमें लिखो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, SURVEYED, सर्वेड। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है सर्वेड, जिसका सर्वे हम लोग कर चुके हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, है ना, मतलब सर्वे करने का मतलब है कि रिसोर्सेज कहां पे प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, किस कंडीशन में प्रेजेंट है, टोटल उसका क्या वैल्यू है, मतलब हर तरीके से उसका एस्टिमेट हम लोग लगा चुके हैं। दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। समझ में आ रहा है ना? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization, and their quality and quantity have been determined for utilization, and their quality and quantity have been determined for utilization, and their quality and quantity have been determined for utilization, और हम लोग ये भी एस्टिमेट लगा चुके हैं कि उस रिसोर्स का क्वालिटी कैसा है, कितने क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, और उसे हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मतलब ऐसा रिसोर्सेज जिसको करेंटली हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो सब डेवलप्ड रिसोर्सेज है। एग्जांपल लिखो इसका, एग्जांपल लिखो कोल, COAL, कोल। सुशांत लिखो, कहां खो जाते हो आजकल? अरिजीत सिंह का गाना ज्यादा सुन रहे हो क्या? अरे बंद करो भाई, कम करो गाना सुनना। तुम समझ में आ रहा है ना? हद कर दिए एकदम। लता मंगेशकर का गाना सुनना चालू करो, समझ गया ना? बहुत ज्यादा अरिजीत सिंह सुन लिए तुम, इतना नहीं सुनना, बार बार खो जा रहे हो। गाना प्ले होने लग रहा है तुम्हारे दिमाग में। फॉर्मूला
लिखो एग्जाम्पल, कोल कॉमा पेट्रोलियम, कोल कॉमा पेट्रोलियम कॉमा वाटर कॉमा फॉरेस्ट्स, है ना, कोल पेट्रोलियम वाटर फॉरेस्ट्स एटसेट्रा ईटीसी, है ना। मतलब ऐसा जो भी रिसोर्सेस है जिसका सर्वे हो चुका है, उसका क्वालिटी हम का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, उसका कितना क्वांटिटी है, उसे किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, करंट जनरेशन कितना यूटिलाइज करेगा, फ्यूचर के लिए कितना छोड़ना है, ये सब हम लोग सोच चुके हैं। दोस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक। नेक्स्ट लिखो स्टॉक, STOC के स्टॉक। देखो स्टॉक मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स, है ना, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। कोई भी ऐसा रिसोर्स विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हमारे पास उसको यूज करने का टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे हमें यह बात पता है कि हाइड्रोजन गैस इज अ वेरी 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 गुड फ्यूल, बहुत अच्छा फ्यूल है हाइड्रोजन गैस, समझ में आ रहा है ना। और हमें यह बात भी पता है कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग बहुत सस्ते रुपए में H2O के मॉलिक्यूल से H2 को सेपरेट कर पाए, हाइड्रोजन गैस बना पाए बड़े पैमाने पे बहुत कम रुपए खर्च करके। ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। नहीं तो आप देख लो पूरा ओशंस में H2O ही भरा हुआ है। अगर बाई चांस हमें जिस दिन ऐसा टेक्नोलॉजी मिल गया, है ना, इस क्लासरूम में जितने लोग बैठे हो, अगर कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हो कि अगर आप H2O से बहुत सस्ते में H2 निकाल पाओ, तब आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आप सिलेबस बढ़ा दोगे बच्चों का, समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं। सब अपने लाइफ का टारगेट रखोगे, कम से कम 50 पेज का सिलेबस बढ़ा के जाना है आपको, समझ में आ रहा है। नो सर, है बच्चा सब आपके बारे में पढ़ेगा, आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचेगा, अच्छा अच्छा बोलेगा, है ना। इन्होंने माननीय श्री, है ना, इन्होंने हमारा सिलेबस बढ़ाया इन्होंने हमें हाइड्रोजन दिलाया। अरे आप बच्चा सब नहीं खुश होगा, बिल्कुल खुश होगा। आप देखो इस बात को समझो, है ना। थोड़ा सा सिलेबस से हट के आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखो है क्या ना कि, है ना, ह्यूमन जब भी हम लोग कोई नए एनर्जी के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं ना, तो गजब का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे शुरू में हम लोग बस फायर यूज कर रहे थे, उतना ही यूज कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमारा जो था एक प्रिमिटिव सोसाइटी था, समझ में आ रहा है ना। फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, है ना। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो हम लोग ये कोल, है ना, ये सब कोल पेट्रोलियम बहुत ज्यादा ये सब यूज होने लगा। तो आप देख रहे हो एक जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है नेक्स्ट लेवल पे चला गया। आप देख लो ये सब जितना भी आज जो डेवलप्ड सोसाइटी आप देख रहे हो, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हम लोग नए पैमाने पे नए एनर्जीज को यूज करने लगे, हमें वो टेक्नोलॉजी मिल गया, तो हम लोग पेट्रोलियम, कोल, ये सबको यूज करने लगे एज ए एनर्जी रिसोर्स। सोलर एनर्जी, तो आज देखो काफी एडवांस स्पीशीज हम लोग हो चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जिस दिन आप H2O से बहुत सस्ता में H2 निकाल लोगे, तो सोचो हमें कितना एनर्जी मिल जाएगा। फिर अर्थ पे वाटर का कमी है नहीं है, आप समझ में आ रहा है ना। आप H2O में से ध्यान दो इधर देखो। अब आप केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए, आपने कोई सस्ता टेक्नोलॉजी बना दिया कि H2O में से आप H2 को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, फिर आप इस H2O को बर्न करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? H2O। फिर आप सस्ते में इससे क्या निकाल दोगे? H2 को सेपरेट कर दोगे। तो आप देख रहे हो गजब का एनर्जी सोर्स हमें मिल जाएगा। मतलब फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट लेवल पे पूरा का पूरा ह्यूमन रेस चला जाएगा, गजब का एडवांसमेंट आपको दिखाई देगा, समझ में आ रहा है ना।
नेक्स्ट लेवल स्पीशीज हो जाएंगे हम लोग फिर, है ना। जितना भी एनर्जी स्कार्सिटी है अर्थ पे अभी, ये सब खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस स्लैश कर जाएगा, गिर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस रातों रात। हो सकता है कि फ्री हो जाए बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी। जिस दिन हम लोग H2O से H2 को एक्सट्रैक्ट कर लें, पूरा जितना भी आप व्हीकल्स देख रहे हो, रेलवेज देख रहे हो, एरोप्लेन्स देख रहे हो, पता चला सब H2 पे रन करने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हो चुका है। पता चला अभी आप पटना से दिल्ली जाते हो तो राजधानी में मान लो 3000 का टिकट कटा रहे हो, और जिस दिन हमें H2 मिल गया एज ए एनर्जी, पता चला आपको 20 रुपए में टिकट मिल रहा है पटना से दिल्ली का, है ना। तो सब अपने दोस्त को बोलोगे कि अच्छा हाँ सैटरडे को निकल रहे हैं, दिल्ली घूमने जा रहे हैं, मंडे को मिलते हैं पटना में। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेवल स्पीशीज हो जाएंगे, हम लोग और एनर्जी को यूज करने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही करते करते ऐसा भी सोचा जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, स्टार्स को एज अ एनर्जी का सोर्स यूज करने लगेंगे। अभी हम लोग सन को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे अच्छे से, अर्थ पे थोड़ा बहुत हम लोग सोलर पैनल लगा पा रहे हैं, है ना। ह्यूमंस ये भी थ्योरेटिकली डेवलप कर चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्टार को मशीन से कवर कर देंगे, और वो मशीन क्या करेगा, पूरे स्टार के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएगा। दैट इज नोन एज डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर। और जिस दिन हम लोग ऐसा कर पाएंगे, वी विल बिकम एन इंटरस्टेलर स्पीशीज। फिर हम लोग मतलब ट्रैवल कर पाएंगे सोलर सिस्टम, इधर से उधर आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, क्योंकि आप पूरे स्टार के एनर्जी को यूज कर रहे हो ना। तो नेक्स्ट लेवल स्पीशीज हो जाएंगे। सिर्फ जब हम लोग इतना एनर्जी यूज करने लगेंगे तो हम लोग सिर्फ अर्थ पे नहीं रहेंगे। हो सकता है आप मार्स पे रहो, जुपिटर पे रहो, इधर उधर रहो, या सोलर सिस्टम में कहीं पे आप रहो। हमें इंटरस्टेलर स्पीशीज बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक एज होता है। जिस भी चीज का क्रिएशन हुआ है उसका डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। ये यूनिवर्स का बेसिक रूल है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारा सन आज है वो कल नहीं रहेगा वैसा। हमारे पास सिर्फ लगभग 1 बिलियन ईयर से भी कम का टाइम है। 1 बिलियन ईयर से कम का टाइम है, उसमें हमें इंटरस्टेलर स्पीशीज बनना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले कुछ मिलियन ईयर्स के बाद हमारा सन एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा, और उसका एक्सपेंशन इतना होगा कि अर्थ भी सन के अंदर चला जाएगा। फिर समझ में आ रहा है ना। आप समझ रहे हो ना। तो हमें इंटरस्टेलर से, आप क्यों सुनते हो एलॉन मस्क चिल्लाता रहता है कि हमें मार्स पे जाना है, मार्स पे जाना है? क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि हम लोग इंटरस्टेलर स्पीशीज बने। समझ में आ रहा है ना। और अमेरिका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में बहुत आगे। इस बात को ध्यान से सुनना, भी जो बताने जा रहा हूं आपको, है ना। ऑन एन एवरेज एक सिंगल अमेरिका जानते हो ना लोग। और ये जब मैं अमेरिकन बोलूं ना, आपके दिमाग में यूएसए आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। कोई दूसरा अमेरिका मत सोच लेना। ऑन एन एवरेज सिंगल अमेरिकन इतना ज्यादा एनर्जी वो लोग यूटिलाइज करता है कि उतना एनर्जी अगर अर्थ का सारा आदमी यूटिलाइज करने लगे, अगर सारा ह्यूमन बीइंग उतना एनर्जी यूटिलाइज करने लगे, तो हमें और 8 अर्थ चाहिए होगा सबके एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ऑन एन एवरेज एक सिंगल अमेरिकन इतना ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है कि अगर अर्थ का सारा आदमी, एवरी ह्यूमन बीइंग, अगर उतना एनर्जी यूटिलाइज करने लगे जितना अमेरिका का एक आदमी ऑन एन एवरेज यूज कर रहा है, तो हमें 8 अर्थ और चाहिए होगा। बताओ अमेरिकन कितना एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये तो अमेरिका का बात हमने किया। यूरोप पे आ जाओ। यूरोप में थोड़ा कम है। ऑन एन एवरेज एक सिंगल यूरोपियन इतना एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है कि अगर उतना एनर्जी अर्थ का सारा ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करने लगे, तो हमें और 3 अर्थ चाहिए होगा। अब आप इंडिया पे आ जाओ। आप देखो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी ऑन एन एवरेज एक सिंगल इंडियन जितना एनर्जी यूज कर रहा है, अगर उतना एनर्जी पूरा अर्थ का लोग यूज करने लगे, तो हमें सिर्फ 0.7 अर्थ चाहिए। समझ में आ रहा है ना। 0.7 अर्थ में सब सरवाइव कर जाएंगे। यानी ऑन एन एवरेज
एक इंडियन जितना एनर्जी यूज कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को उतना ही एनर्जी यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? वो सस्टेनेबल है। आप समझ पा रहे हो ना? देखो, सबसे ज्यादा अर्थ पे कोई एनर्जी यूज कर रहा है, गजब है ना। अमेरिकन सोसाइटी इज अ हाईली मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। समझ में आ रहा है ना? बेवकूफ। चलो, क्या बता रहा था, है ना? स्टॉक। चलो, स्टॉक में आप समझ गए ना, स्टॉक एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसका पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम लोग उस रिसोर्स को यूज कर पाए। तो लिखो, लिखो, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट which have the potential, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, materials in the environment, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these resources. But human beings do not have the appropriate technology, but human beings do not have the appropriate technology to access these resources, to access these resources. But human beings do not have the appropriate technology to access these resources. उन्हीं को बोला जाता है स्टॉक। एग्जाम्पल में लिख लो, आप एग्जाम्पल में लिखो, लिखो, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। लिख लेना एरो देकर, H2 एंड O2। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, एरो देकर लिखो H2 एंड O2, है ना? उसके बाद वही नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, H2 कैन बी अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। H2 can be a rich source of energy. H2 can be a rich source of energy if we have the appropriate technology. H2 can be a rich source of energy if we have the appropriate technology. If we have the appropriate technology. ठीक है? तो जल्दी से, है ना, सब सोचो कि कैसे H2O से हम लोग H2 को सेपरेट कर सकते हैं, है कि नहीं, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूज कर सके और अपने लाइफ को और कंफर्टेबल बना सके। समझ में आ रहा है ना? आप देख रहे हो, हर चीज का बेनिफिट भी है और है ना, और कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि नहीं? अब उतना ज्यादा अगर हम लोग एनर्जी यूटिलाइज कर पाएंगे तो हम लोग अर्थ को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना? किसी का, अब मान लो मैंने बताया था ना, अगर हमें H2 एज ए एनर्जी सोर्स मिल जाएगा तो हर एनर्जी का प्राइस बहुत कम हो जाएगा। तो आप भी आराम से फैमिली के साथ, मन किया आप रशिया निकल गए घूमने, पता चला इंडिया से रशिया तक ट्रेन चलने लगा, उसका प्राइस कितना है टिकट का? तो 1500 रुपए। तो 1500 रुपए का टिकट खरीद के आप रशिया जा सकते हो आराम से। आप गए रशिया का, है ना, रशिया बढ़िया घूमे फिरे, यूक्रेन घूमे, बढ़िया यूरोप का टूर कर लिए, है ना? तो सब, हर एक ह्यूमन का पर्सनल एक्सपीरियंस इनहैंस होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिजर्व्स। रिजर्व्स में लिखो, रिजर्व्स, देखो रिजर्व्स क्या होता है? कोई भी ऐसा एनर्जी, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसका टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जिसको हम लोग अभी चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे, उसको हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया है, तो उन्हीं को बोला जाता है रिजर्व, है ना?
लिखो रिजर्व्स क्या होता है, लिखो देखो, दे आर द रिसोर्सेस which can be utilized with the help of existing technology. They are the resources which can be utilized with the help of existing technology. They are the resources which can be utilized with the help of existing technologies, but their use has not been started. But their use has not been started. But their use has not been started. Full stop. They have been kept. They have been kept for future requirements. They have been kept for future requirements. They have been kept for future requirements. उन्हीं को क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। समझ गए ना? ऐसा देखो, इंडिया में कितना सारा रिवर है, बहुत सारा रिवर है पूरे इंडिया में, तो हम लोग जहां चाहे वहां डैम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसा कर नहीं रहे। कुछ कुछ जगह डैम बना हुआ है ना, हमने फ्यूचर के लिए छोड़ रखा। अगर उनको ऐसा रिक्वायरमेंट लगेगा तो वो लोग अपना वहां डैम क्रिएट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब रिजर्व है। सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। इसके बाद देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आप लिखो कॉपी में, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। लिखो लिखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। पावर्स, हिमांशु क्लियर है ना यहां तक? लिखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। इसमें लिखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, इसमें लिखो इट रेफर्स टू द प्रोसेस of making resources more accessible, usable and valuable. It refers to the process of making resources more accessible, usable and valuable. More accessible, usable and valuable. समझ में आ रहा है? जैसे आप ये इलेक्ट्रिसिटी देखो, इसका एग्जांपल देख लो। इलेक्ट्रिसिटी आज जो आप देखो हर जगह इलेक्ट्रिक लाइन्स है, घर घर में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। 100 साल पहले एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, दुनिया बहुत बड़ी कंपनी है ये, जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिकन कंपनी है ये। तो जब ये सब इलेक्ट्रिसिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था ना, तो उस समय 2 साइंटिस्ट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में बहुत रिसर्च कर रहे थे, निकोला टेस्ला एंड थॉमस एडिसन। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, तो एडिसन ने चैलेंज किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो एस्टैब्लिश करेंगे, घर घर तक जो वायर्स ले जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, डायरेक्ट करंट उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। थॉमस एडिसन ने बोला, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, 2 टाइप का होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। तो थॉमस एडिसन ने बोला हम लोग घर घर डायरेक्ट करंट पहुंचाएंगे। निकोला टेस्ला ने बोला ये फिजिबल नहीं है, डायरेक्ट करंट घर घर पहुंचाना फिजिबल। जैसे ये जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल डायरेक्ट करंट यूज करता है। आप किसी भी चीज में जिसमें बैटरी लगाते हो वो सब डायरेक्ट करंट को यूज करता है। तो निकोला टेस्ला ने बोला कि डायरेक्ट करंट फिजिबल नहीं है। निकोला टेस्ला ने बोला अल्टरनेटिंग करंट फिजिबल है। तो वो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर ये है ना, दोनों सर्किट बनाया गया डायरेक्ट करंट का
और अल्टरनेटिंग करंट का, और देखा गया कि अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और आज आप देख लो हर एक घर में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। हमारे घर में आप ये देखो, जो कोचिंग में आप देख रहे हो फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है, ये सब अल्टरनेटिंग करंट पे फंक्शन कर रहा है। तो पहले तो अल्टरनेटिंग करंट इतना फेमस नहीं था, लेकिन अब ये वाइड स्प्रेड हो गया, ये ज्यादा एक्सेसिबल है, ये ज्यादा यूजेबल हो गया, अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने करंट के रिसोर्स को डेवलप कर दिया, और अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया कि ये ज्यादा एक्सेसिबल, ज्यादा यूजेबल और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। मतलब आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ताकि वो रिसोर्स सब कोई यूज कर पाए, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए, यूजेबल हो जाए। वहीं लट्टू बना के नचाने लगेंगे। अभी समझ में आ रहा है ना? बेबलेट नचाने आ रहे हो क्लास में सब? दादा ध्यान से सुनो, इधर देखो। अरे भाई यही सब, ध्यान से पढ़ाई करो। देख लो अमेरिकन और चाइनीज बहुत आगे निकल गए हैं, है ना? उन्होंने गजब का रिसोर्सेस को डेवलप कर दिया है। आप क्लास में बेबलेट नचाते हो, कैसे रिसोर्सेस डेवलप होगा? आज बेबलेट नचा रहे हो, कल टिकटॉक पे खुद नाचोगे। कैसे तरक्की करेगा इंडिया? दुख होता है। समझ में आ रहा है ना? डर लगता है कहीं कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए हमको एक दिन। ऐसे उदास कर देते हो सब। देखो चाइना और अमेरिका कितनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बताओ पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री कह रहा हूं, पूरे दुनिया में 2 ही कंट्री हैं जिसमें एआई का वॉर चल रहा है, बस चाइना और अमेरिका। अब बाकी सबका बताइए, एआई भी नहीं है खुद का अपना, है ना? आप जो चैट जीपीटी यूज करते हो धड़ल्ले से फटाफट, आप ये जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, जो क्लॉडे यूज कर रहे हो, और 2-4 एआई का नाम बताओ, जेमिनाई यूज कर रहे हो, सब अमेरिका का एआई है। आप जो ये जो डीप सीक यूज कर रहे हो, डीप सीक चाइना का है। इंडिया का कौन सा एआई है? हाँ क्या? हाँ बताओ। तो हम लोग को भी तो टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन अच्छा चीज होता है ना। हेल्दी कंपटीशन इज गुड, उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। हेल्दी कंपटीशन, है ना? कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो आपको उससे जलना नहीं है, आपको कहना अरे वो अच्छा कर रहा है, तो पक्का उसने वो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर रहा होगा, प्रॉपर टाइम दे रहा होगा चीजों को, मैं भी वो करूंगा या करूंगी। समझ में आ रहा है ना? आप इस बात को समझो, अमेरिका और चाइना में गजब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है, या इजराइल, अमेरिका, चाइना। समझ में आ रहा है ना? आप बेबलेट नचा रहे हो और आगे चल के खुद नाचोगे। चलो क्या बता रहा था? हाँ, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? लिखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल, यूजेबल एंड वैल्यूएबल, फुल स्टॉप। लिखो, it aims to improve the quality, quantity and utilization of resources. It aims to improve the quality, quantity and utilization of resources. The quality, quantity and utilization of resources. It aims to improve the quality, quantity and utilization of resources to meet human needs, and support economic growth. To meet human needs and support economic growth, है ना? तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मतलब रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, ज्यादा यूजेबल बनाना, ज्यादा वैल्यूएबल बनाना। ठीक है? मतलब रिसोर्सेज का क्वालिटी और इंप्रूव करना, उनका क्वांटिटी इंक्रीज करना, उनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो सके, है ना? और जिसके चलते हमारा क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ हो। दिस इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, यहां तक आप अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है? यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
आप ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स अच्छे से रिवाइज करके आना, याद करके आना, ये सब जो आपको पढ़ाया, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक, रिजर्व्स, है कि नहीं? पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में।